ARDS जो एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, इसके अंदर जो है वो मॉर्फोलॉजिकली क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस हमें उसकी क्या मिलती है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें ये मिलेगी कि जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हुई होगी, उसकी वजह से हाइलीन और फाइब्रिन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हाइलीन और फाइब्रिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। हाइलीन हमारे पास बहुत ही एक स्टिफ मेम्ब्रेन होती है और वो लंग्स को एक्सपैंड होने से रेजिस्ट करती है। जब लंग्स एक्सपैंड नहीं होंगे और रेजिस्टेंस कॉज करेगी तो उसकी वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लंग्स की एक्सपेंशन को जो है वो रोक रहा होता है। सेकेंडली हमें पिंक कलर मेम्ब्रेन डेपोजिशन मिल रही होती है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिकली हमें क्या मिलेगा कि लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर, और माइक्रोस्कोपिकली नेक्रोसिस हुई होगी, इंटेस्टाइनल एडिमा मिल रहा होगा, हेमरेजेस मिल रहे होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमने इसमें क्या देखी कि ARDS के अंदर हाइलीन मेम्ब्रेन डैमेज हुआ होगा और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज होगा। जो मेजरली डैमेज कॉज हो रहा है वो हमारे पास हाइलीन मेम्ब्रेन में हो रहा है और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में हो रहा है, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, सरफेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। और अगर हाइलीन मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो उसकी वजह से हमारे पास लंग एक्सपेंशन नहीं होगी, वो लंग्स को रेजिस्ट करेंगे एक्सपैंड होने से और रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। सेकेंडली अब क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में ये कि जो 85% पेशेंट्स हैं ARDS में, वो उनके अंदर जो है वो 72 आवर्स के अंदर ये डेवलप होना शुरू हो जाती है। यानी 85% पेशेंट्स के अंदर जो ARDS है वो 72 आवर्स में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली मोर्टालिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई है। प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट की एज के, ठीक है, बैक्टीरियमिया की वजह से है या मल्टी सिस्टम तो नहीं है, कहीं कार्डियक इन्वॉल्व है उसमें, रीनल या हेपाटिक फेलियर इन्वॉल्व ना हो, यानी ये सिस्टम्स तो इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही साथ जो है वो सेप्टिसीमिया यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियमिया कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है। पेशेंट की एज क्या है, उस चीज़ों पे ये सारे डिपेंड कर रहा होता है आपका प्रोग्नोसिस, ठीक है। अब वैसे अगर कोई भी रिस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा तो उसकी रिकवरी में हमारे पास 6 to 12 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, अगर कोई भी रिस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। बट अगर कोई भी साथ जो है वो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, साथ पेशेंट की एज पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ें, बैक्टीरियमिया भी है या मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रोग्नोसिस डिफरेंट होगा और वो उसका क्योर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कुछ केसेस में हमारे पास क्या कहा जाता है कि अगर तो वहाँ पे फाइब्रोसिस अगर हमें मिले तो वो हमारे पास रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। अगर वो फाइब्रोस्ड हो जाएगा तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैट इज़ पल्मोनरी डिजीज़ेस। दो तरह के हमें डिजीज़ेस मिल रहे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रक्टिव डिजीज़ेस। अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या है कि एयर फ्लो से रेजिस्टेंस हुई होती है, ठीक है। एयर फ्लो रेजिस्टेंस हुई होती है, पार्शली या कम्प्लीटली वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयर फ्लो आ नहीं रही, ठीक है, वो रेजिस्ट है कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पार्शली या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर फ्लो रेजिस्ट हो जाती है। जबकि रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ के अंदर हमें एक्सपेंशन कम मिल रही होती है, ठीक है। अगर हम इनकी कैपेसिटीज़ को जो है वो कंपैरिजन इसका करें तो जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल मिलेगी और जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है वो हमें रिड्यूस्ड मिल रहा होता है, ठीक है। जबकि रिस्ट्रिक्टिव में क्या होगा कि जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो आपकी कम हुई होगी और जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो नॉर्मल हुई होगी, ठीक है। यानी जो दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया कि FVC यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में तो नॉर्मल है जबकि रिस्ट्रिक्टिव में कम हो रही है। सेकेंडली ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हो रहा होता है और रिस्ट्रिक्टिव के अंदर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हमें नॉर्मल मिल रहा होता है। अगर हम इन दोनों का रेशो निकालते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का, तो वो हमें क्या मिलेगा, रेशो कम मिल रहा होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में हमारे पास ये इन दोनों का रेशो रिड्यूस्ड हुआ होता है, जबकि रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में रेशो आपके पास बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग कौन कौन से डिजीज़ डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में। एम्फासीमा, ठीक है, एम्फासीमा डिस्कस करेंगे, आस्थमा को पढ़ेंगे, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकियाक्टेसिस क्या होता है। ये जो चारों डिजीज़ हैं ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ से रिलेट करते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या हमारे पास कॉजेज़ हो सकती हैं, या चेस्ट वॉल इन्वॉल्व होगी या इंटरस्टिशियल लेवल पे
एक्यूट या क्रॉनिकली ARDS वगैरह हो रहा होगा, ठीक है, या आपका कोई भी जो है वो मल्टीपल आपके स्क्लेरोसिस हुआ हुआ है या सार्कोइडोसिस है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास कॉज करी होंगी रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ को।